नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जब भी कहा जाता है कि हर सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है, तो जी हाँ, आज के दिन की शुरुआत भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे कवि से मिलवाएंगे जो हास्य, व्यंग, वीर और श्रृंगार रस के ज्ञाता है, जिन्होंने इस पर बहुत महारत हासिल की है और जनता के दिलों पर उनका राज है, उनका जाना माना नाम है। उनसे भी हम आपसे मिलवाएंगे। और साथ ही साइबर, जी हाँ, आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है और इससे बचने के लिए लोग हर तरह का जतन करते हैं, अवेयर रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम इसका शिकार हो जाते हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं आज की तिथि और वार क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तारीख है 31 जनवरी 2024, विक्रम संवत 2080, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और वार बुधवार। और चलिए अब आपको हम बताते हैं आज का इतिहास। जी हाँ, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर एक दिन अपने पीछे अपना इतिहास छोड़े जाता है। तो चलिए बताते हैं कि 31 जनवरी का इतिहास आखिर क्या है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। और सबसे पहले हम बताएंगे आपको इतिहास के बारे में 31 जनवरी 1961 की। जी हाँ, 31 जनवरी 1961 में अमेरिका ने हैम नाम के एक चिंपैंजी को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा था। सोचिए, उस समय हमने एक चिंपैंजी को अमेरिका ने जो है वहाँ पे अंतरिक्ष यात्रा में खींचा था। इसके बाद 1963 में आज ही के दिन मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसके अलावा 1972 की बात की जाए तो 1972 में आज ही के दिन बीरेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के 12वें राजा बने थे। इसके अलावा 1983 की बात की जाए तो आज ही के दिन कोलकाता में पहला शुष्क बंदरगाह शुरू हुआ था। इसके अलावा 2002, जी हाँ, आज की जनरेशन की हम बात करें, 2002 में आज ही के दिन झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार ने इस्तीफा दिया था। और इसके अलावा 2005 में 31 जनवरी के दिन ही जनरल जोगिंदर सिंह नए सेना प्रमुख बने थे। 2007 की बात की जाए तो 2007 में 31 जनवरी के दिन ही भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी बनी थी। और साथ ही 2010 की अगर बात की जाए तो 2010 में आज ही के दिन हॉलीवुड फिल्म अवतार $2 बिलियन कमाकर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो बताया हमने आपको आज का इतिहास, और अब बारी है विचार की। जी हाँ, विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विचार आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको आज का विचार क्या है। आज का विचार है, सोच का फर्क नहीं होता है। जी हाँ, आपकी जो सोच है उससे कोई फर्क नहीं होता है, वरना समस्या जो है वो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है, आपको चुनौतियों से लड़ने के लिए और मजबूत बनाती है। तो सिर्फ जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपकी सोच का फ़र्क होता है। अगर आप सोच से डर गए, आप चुनौतियों से डर गए, तो वो चुनौतियाँ जो हैं आपके लिए बड़ी हो जाएंगी, वो आपको समस्या लगेगी। लेकिन आप जब सोच अच्छी रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए उनसे लड़ने के लिए आपको ताकत देंगी। तो और चलिए अब हम आते हैं हमारे विषय पर। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि हमारा आज का विषय है जो साइबर क्राइम्स हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बढ़ते साइबर क्राइम पर चर्चा करने वाले हैं। और इस पर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। और चलिए बिना देरी करे हमारे एक्सपर्ट से हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है साइबर एक्सपर्ट सब इंस्पेक्टर रमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ, मैंने कहा था आपको कि कवि भी हमारे साथ मौजूद है, तो प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ पर हमें समय दिया और आपकी जो रचनाएं हैं वो हम यहाँ पे सुनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हैं वो भी उन्हें सुन के बहुत खुश होंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं, और आज की चर्चा है हमारी साइबर पर चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रमन सर,
साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर अवेयर भी किया जा रहा है, इसका पैटर्न बदलता जा रहा है, तो कैसे इसको हम समझें और कैसे इससे हम अवेयर रहें? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि अब इंटरनेट का ज़माना है और अब हमको ज़्यादातर चीज़ों के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो हमसे गलतियां होने की संभावना भी है। और साइबर जो फ्रॉडर रहते हैं वो इस फ़िराक में रहते हैं कि हम वो गलतियां करें और वो उसका फ़ायदा उठाएं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले जानकारी ये रखनी है कि हमें अपने जो वित्तीय जानकारियां हैं, जैसे अपने क्रेडिट कार्ड से या अपना डेबिट कार्ड है, इसकी जानकारियां किसी से शेयर नहीं करना है। दूसरा, हमारा अकाउंट की जानकारी हमें किसी से शेयर नहीं करनी है। तीसरा, अगर कोई हमें फ्रॉड कॉल आता है तो ध्यान रखना है जिनसे हम जुड़े नहीं हैं, जो हमारे फ़ोन बुक में नहीं है या जिनसे हम पहले से संवाद में नहीं हैं, उनकी बातों में विश्वास न करें। तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम तो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सर, आपने कहा कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आजकल हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो गई है, फ़ोन पे लोग यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। आपने कहा कि हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वित्तीय वो शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर आपको लगता है कि हम लोग अगर ये चीज़ नहीं भी करते हैं तो हमारा डेटा लीक कैसे होता है? एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, क्योंकि ऐसे कॉल्स मैंने कई लोगों से सुने हैं, कई लोगों ने इस बारे में बताया भी है कि उनके पास कॉल आया था, कभी लिंक से चीज़ आ जाती है, उस लिंक को क्लिक कर दे तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट जो है वो कट जाता है, उसमें आपको नुकसान हो जाता है, ये तमाम चीज़ें। तो सर यहाँ पे किसकी गलती होती है? देखिए, वैसे तो गलती तो फ्रॉडर की है, क्योंकि हमें विश्वास में लेके, जैसे कि अगर मान लीजिए आप पर कोई लिंक आती है और वो लिंक SBI से बैंक से है या ICICI बैंक से है, तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये जो लिंक भेजी गई है वो संबंधित बैंक ने भेजी है या जो भी वित्तीय संस्थान है उन्होंने भेजी है, तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं और वो जो विश्वास है उसी विश्वास के आधार पर हम उस लिंक को क्लिक करते हैं। और लिंक पर क्लिक करने के बाद उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस खुलते हैं कि हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये जो इंटरफेस है वो उस बैंक का ही है। तो हम अपनी जो जानकारियां हैं उस विश्वास में आकर हम अपनी जानकारियां उसमें इनपुट कर देते हैं और वो जानकारियां हम जब उसमें डालते हैं तो फ्रॉडर उन जानकारियों को प्राप्त कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कुछ स्क्रीन शेयरिंग ऐप हैं, जैसे क्विक व्यूअर है और क्विक सपोर्ट है, उसके बाद एनी डेस्क है। तो कुछ इस तरह के जो ऐप्स होते हैं वो हमारी जो स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है या जो लैपटॉप की स्क्रीन है, वो उसको पढ़ रहे होते हैं। सर आपको मैं रोकूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से, अशोक जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों के पास फोन आ जाते हैं कि आपका बिजली का बिल नहीं जमा हुआ है, या कहीं पर भी कुछ भी रहता है तो बोले ये जमा नहीं हुआ, वो जमा नहीं हुआ, और लोग बेचारे सीधे साधे जाके जमा कर देते हैं। तो इसके लिए कितनी देर में उनको रिपोर्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए ताकि उसको पकड़ा जा सके और उनका धन बच सके? उनको तो चक्कर लगाना पड़ता है, जब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनका। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल। सर क्या बताएंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस भी बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी का। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह से आपके पास कोई कॉल आते हैं तो सबसे पहले तो आप विश्वास रखिए कि आपने अपने बिजली का बिल जमा कर दिया है। हम इसमें डर जाते हैं कि हमने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, या किया है तो वो सही जगह पहुंचानी है। तो हमें ये विश्वास रखना है कि जो हमें कॉल कर रहे हैं वो बिजली विभाग से या विद्युत विभाग से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई समस्या आती है तो बिजली विभाग आपके घर आती है या आपको कोई नोटिस पहुंचाती है। इस तरह से फ़ोन कभी नहीं किए जाते हैं। मान लीजिए अगर फ़ोन आ भी जाते हैं तो आप अपने बिजली विभाग के कार्यालय जाकर समाधान करें। अगर आप विश्वास कर भी लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो घबराएं नहीं। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930। आप इस पर तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश के किसी भी थाने में जाके, जो भी आपका निकटवर्ती थाना है वहाँ आप जाएं, शिकायत करें। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के, आप जैसे जबलपुर में बताया आपने, तो जबलपुर में साइबर थाना है हमारा, तो आप वहाँ जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ साथ आप जागरूक हैं और साइबर से समझते हैं साइबर को, तो आप घबराएं नहीं और किसी तरह का वित्तीय लेन देन न करें। सर इस पर मैं आपसे आगे सवाल जरूर करूंगी, लेकिन हमारे साथ प्रवीण जी भी हैं, तो ज़रा उनसे बात करती हूँ। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपसे मैं सवाल करूं, लेकिन उससे पहले आपकी एक रचना जो है वो हमारे दर्शक ज़रूर सुने। क्या सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो बयार चल रही है वो राम की चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि
इस पर आपने कविता तो जरूर लिखी होगी, तो देखिए, क्या सुनाएंगे आप? पहले तो मैं सभी दूरदर्शन के दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। राम जी का विषय तो एक ऐसा है कि रमेति इति रामे, जो कण कण में व्याप्त है, तो उन पर तो हम क्या लिख सकते हैं, हम तो खुद ही उनकी रचना है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी साइबर पर एक बहुत अच्छी जानकारी सर दे रहे थे। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग 5वीं 5G जनरेशन भी, मतलब 5G वाली पीढ़ी भी आ कदम गई रख लिया है हमने। है ना। तो मैं उसी पर एक सोशल मीडिया पर ही हास्य व्यंग्य रचना आपको सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल सर। आजकल हमारी दिनचर्या क्या हो गई है। हम लोग सुबह उठते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या यही है। तो मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूँगा कि सुबह उठ मोबाइल खंगालें, चलो दिमाग में कचरा डालें। उसमें इतनी सारी चीज़ें आती है, आप पल पल मूड बदलता रहता है। तो सुबह उठ मोबाइल खंगालें, चलो दिमाग में कचरा डालें। अब क्या स्थितियाँ बनती है कि जो खुद नहाया नहीं स्वस्थ जीवन का राज बताए, जो खुद नहाया नहीं स्वस्थ जीवन का राज बताए। 5वीं फेल संविधान संशोधन सुझाए, 5वीं फेल संविधान संशोधन सुझाए। और ब्यूटी ऐप का कमाल आप देखिए, ब्यूटी ऐप का कमाल आप देखिए, 60 वाली आंटी 30 की बन इठलाए, तो वास्तविकता को भूले वाले, चलो दिमाग में कचरा डालें। नेट के जाल में उलझा, युवाओं पर एक बात कहना चाह रहा हूं कि नेट के जाल में उलझाकर कुछ व्यक्तित्व विराट बन बैठे, युवा तरुणाई युवा गौरव राजनीतिक ललाट बन बैठे, और जिन्हें कोई 100 रुपए भी उधार देता नहीं, ऐसे चंपू हृदय सम्राट बन बैठे। तो कमेंट का उनको भोग लगा लें, चलो दिमाग में कचरा डालें। एक साइबर से ही जुड़ी बात पर एक मेरे मित्र, एक सच्ची घटना है जी। मेरे मित्र के पास उसका बेटा आता है, बोले पापा वो आप संगीता को जानते हैं? बोले अरे तुझे कैसे पता? बोले पापा जिसको आप फेसबुक पर मैसेज करते रहते हैं। बोले तुझे कैसे पता? बोले पापा वही जिसको आप 15 दिन से बगीचे में मिलने बुला रहे हो और वो आ नहीं रही है। अरे बोले तेरी मम्मी को मत बोलना, तुझे कैसे पता? बोले पापा वो संगीता मैं ही हूँ। तो स्थितियाँ ऐसी हो जाती है, फर्जी मेल आईडियों पर इस फेसबुक इंस्टा पर अपने, तो कहीं जो है तो उसी पर आगे 4 पंक्तियां भी है मेरी कि कुछ कई दिन कई युवा, मतलब सभी लोग लगे हैं कि कई अपने नेताओं की दिन भर चरण वंदना करता है। कभी मेरे जैसी कई लोग मेरे जैसी कवि की पंक्तियों पर झूठी आहें भरता है, और कई रमेश सोनम बनकर हजारों दिलों को घायल करता है, कई रमेश सोनम बनकर हजारों दिलों को घायल करता है। तो भ्रम जाल में ही दिलों को बहला लें, चलो दिमाग में कचरा डालें। और अंतिम पंक्तियां हैं जो जिसके लिए पूरी कविता लिखी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग कभी भी टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी विकास कर ले, लेकिन जो व्यक्तिगत संपर्क का, जो पर्सन टू पर्सन का जो बातचीत, पर्सन टू पर्सन का जो एक सिंपैथी सपोर्ट है, वो कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएगी हमें। व्यक्ति से जुड़ेगा तो ही वो एक सामाजिक प्राणी है हम लोग। तो मैं पंक्तियां कहता हूं कि ये मोबाइल से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो मोबाइल के बाहर भी पड़ोसी सुख दुख में हाथ बटाते हैं, मोबाइल के बाहर भी पड़ोसी सुख दुख में हाथ बटाते हैं, मोबाइल के बाहर भी लोग खुलकर हमें अपनाते हैं, मोबाइल के बाहर भी खुलकर लोग हमें अपनाते हैं। और मोबाइल के बाहर भी एक प्यारी सी दुनिया है जिसमें प्यार है, रिश्ते नाते हैं। तो इस जीवन का पूरा मजा ले, काहे दिमाग में कचरा डाले, काहे दिमाग में कचरा डाले। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी एक हमारा साधन मात्र है, वो हमारी सर्विस, हमें सेवा देने के लिए उसको एक टूल के रूप में हमें उपयोग करना चाहिए। उपकरण है वो, उसको मशीन को सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उसका एक टूल के रूप में उपयोग करना चाहिए। उसको ही पूरी ज़िंदगी बना लेना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। बाकी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, और लोग आजकल यही कर रहे हैं कि जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके अपने आप, उनसे दूर होते जा रहे हैं और आप मोबाइल को अपनी ज़िंदगी बनाते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और आपने सच भी बताया है। और क्योंकि आपने जिक्र किया, जो आपने इंसिडेंट्स बताया, उसी से जुड़ा मेरा सवाल भी सर अब आपसे है कि इस तरह की चीज़ें भी बहुत हो रही हैं। आइडिया जो है वो हैक होती है, हम चाहे फेसबुक पे बनाएं या फिर हमारा जो अकाउंट है उस पर हमारे पास में जो है फेक आईडी बन जाती है।
इसमें इस बात को गौर नहीं किया जाता है कि वो इंसान आम इंसान है या वो किसी उच्च पद पर हो। हमने राजनीतिक जो नेता हैं उनकी भी आइडिया फेक देखी हैं। अगर आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनकी भी फेक आइडियाज़ बनाई जाती है और उसके माध्यम से भी मैंने देखा है कि पैसों की डिमांड की जाती है कि मेरे पास में दिक्कत हो गई है, मुझे आप इतना ट्रांसफ़र कर दीजिए। जी, अच्छा सवाल है आपका स्मिता जी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या आपकी फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी बन जाती है, तो सबसे पहले आप ये करिए कि एक उसकी रिटर्न कंप्लेन अपने निकटवर्ती थाने में या साइबर सेल में कर दीजिए। उसके साथ साथ आप जो भी जितने भी आपके जानने वाले हैं या आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहिए कि वो अपने रिपोर्ट ऑप्शन में जाकर उसमें रिपोर्ट करें। क्योंकि ये जो मेटा है और जो फेसबुक या इंस्टाग्राम है वो आपको अपना यूज़र मानते हैं और वो अपना एक यूज़र कम करना नहीं चाहते, तो वो फ्रॉडर को भी अपना यूज़र समझते हैं। तो जब आप लोग रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट ऑप्शन में जाकर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप रिपोर्ट करिए वहाँ जाकर, तो वो संभवतः बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का अपना एक ईमेल एड्रेस है, तो उस ईमेल पर जाकर भी आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फ्रॉड बन गई हैं आईडीज़, तो वो बंद हो सकती हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। साथ ही सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पहले तो क्लोनिंग वाली हमने चीज़ें देखी थी कि लोगों के पास एटीएम होता था, एटीएम से क्लोनिंग हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे इंसान और ज़्यादा फ्रेंडली होता जा रहा है और ज़्यादा मोबाइल में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता जा रहा है या चीज़ों को और ज़्यादा ऑनलाइन हम करते जा रहे हैं, हम बैंकिंग भी अब ऑनलाइन करते हैं, इसमें भी मैंने देखा है कि चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी रिसेंट का अगर हम देखें तो राम मंदिर निर्माण हुआ, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसका सदियों से इंतज़ार था। उस दिन वाकई दिवाली थी, लेकिन लोगों ने, फ्रॉडर्स ने उस चीज़ को भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर के नाम पर लोगों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए भी फ्रॉड किया, और ये छोटा फ्रॉड नहीं था, ये बहुत बड़ा और एक बड़े स्तर पे इस चीज़ को किया गया था सर। अच्छा सवाल है आपका। मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो ध्यान रखना है कि क्या वो वेबसाइट जो आपसे पैसा मांग रही है, क्या वो मोबाइल नंबर ऑथेंटिक हैं, असल हैं। क्योंकि जो इस तरह की वेबसाइट बनाई जाती हैं या इस तरह के फ़ोन नंबर्स रहते हैं, वो अमूमन उस राज्य के या उस ज़िले के नहीं रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ, तो बहुत जागरूकता वाला विषय है कि हमें वो सीरीज़ देखकर भी पता कर सकते हैं क्या ये अयोध्या का नंबर है, या हम किसी भी संस्था में जाके, जैसे कि हम लोग इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि ये नंबर प्रोवाइडर किस कंपनी का है या किस राज्य का है। तो बड़ा सरल सा विषय है कि हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट बनाई गई है क्या वो ऑथेंटिक है, क्या राम मंदिर निर्माण से बनाई जा रही है तो वो .org है या .gov है, इस तरह की जो हेल्प के लिए बनाई गई हैं, क्या वो वेबसाइट्स हैं। अगर वो नहीं है और केवल आपसे पैसों की मांग की जा रही है तो कृपया इस तरह का विश्वास न करें। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, जैसे कि बाबा रामदेव जी के हरिद्वार आश्रम पे जाने के लिए भी बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स या फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो जैसे पतंजलि है तो वो क्या ऑथेंटिक वेबसाइट अपनी दे रहा है, हम उसी पे जाके सर्च करें, उसी पे जाके विश्वास करें, या उनके जो टोल फ्री नंबर हैं या उनके जो कस्टमर केयर नंबर हैं केवल उन्हीं पर विश्वास करें। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी कि हम गूगल पर जाते हैं और सर्च कर लेते हैं हर चीज़ को। तो जो फ्रॉडर, ये सबसे अच्छा तरीका फ्रॉडर के लिए ये है कि वो अपना खुद का एक पेज बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मुझे IRCTC रेलवे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो वो IRCTC के नाम से एक फ्रॉड पेज भी बना होगा जिसमें फ्रॉडरों के नंबर रहेंगे। अमूमन होता ही है कि हम अपना पैसा रिफंड चाहते हैं कई बार, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं कि वो रिफंड पैसे के नाम पे आपको रिटर्न कॉल करते हैं और फिर आप उसके विश्वास में आ जाते हैं कि ये कॉल IRCTC से या बाबा जी के आश्रम से या अयोध्या जैसी संस्था से है, तो हम उनके जाल में फंस जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह का काम हमें नहीं करना है। यानी कि सर अगर इस तरह की वेबसाइट जो आपने कहा पेज बन जाता है और वेबसाइट का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये की पॉइंट है या ये वेबसाइट एक्चुअल है? जी, बहुत अच्छा सवाल, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल उसमें होता ये है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मुझे अगर SBI का कस्टमर केयर का नंबर जानना है,
तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि गूगल पर जाके एसबीआई का कस्टमर केयर सर्च करूँगा। ये सही तरीका नहीं है। हमें जाना है एसबीआई के पेज पर जाना है, हमें एसबीआई की वेबसाइट पर जाना है, उसमें कस्टमर केयर नंबर ढूंढना है। हमसे गलतियाँ यही होती हैं। जैसे बहुत रेयर गलती होती है कि हम अमेज़न का कस्टमर केयर ढूंढते हैं, तो अमेज़न पर जाने के लिए हमें अमेज़न की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाकर उसमें कस्टमर केयर नंबर ढूंढेंगे तो हमें सही नंबर मिलेगा। यानी कि अगर हम गूगल पे अमेजोन डालते हैं और हाँ। उसमें जो पूरा खुलता है, उसका पेजेस खुलता है, फेसबुक खुलता है, अलग अलग अमेजोन सेल या हाँ, उसकी प्रोफाइल उसमें आता है, खुली, जो जी, प्रोफाइल पूरा खुलता जी। है, क्या वो भी फ्रॉड में हो सकता है कि वो फ्रॉड हो? ज़्यादातर मैं यही समझा रहा था। जैसे आपने अमेज़न का ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो अमेज़न का ऐप तो रियली ऑथेंटिक होगा, तो उसमें ही जाके हमें सर्च करना है। जैसे एसबीआई का कोई अगर आपने जैसे हम ऐप ले रखा है या आईसीआई का कोई ऐप ले रखा है, तो आप उसमें सर्च करें तो आप सही जगह पहुंचेंगे। ठीक है, आगे भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रवीण जी से मैं बात करूंगी। सर, आपके साथ कभी ऐसा कुछ केस हुआ है? जी। क्या आपके पास ऐसे कॉल्स आए? क्योंकि आपके जो हैं फैंस बहुत होंगे, आपको चाहने वाले बहुत होंगे, ऐसे लोग जो आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन क्या इस तरह के कॉल्स आपके पास भी कभी आए? और अगर आए तो प्लीज़ बताइए ज़रूर, क्योंकि हमारे दर्शक इस बात को समझ सकें और थोड़ा सा जागरूक हो सकें। बिल्कुल सही बात है। और मेरे पास भी ऐसे कॉल आते हैं, लेकिन चूंकि मैं खुद अवेयरनेस रखता हूँ इस चीज़ में कि अगर कहीं पेमेंट के लिए कॉल आता है तो मैं पर्टिकुलर ऑफिस में बात करता हूँ। ये सर ने जैसा बताया, बिजली बिल से रिलेटेड हो गया, फिर मैक्सिमम पेमेंट्स हम लोग ऑनलाइन करने लगे हैं, जी। तो उस संबंधित बैंक के नाम पर भी आते हैं कि सर आपका ये पर्सनल लोन इतना अप्रूव हो गया है, आप सिर्फ आपका आईडी पासवर्ड बता दे। तो ऐसे एक दो बार कॉल तो आए हैं। इवन लिंक भी आती है मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टा पर, तो वो अवेयरनेस रखना पड़ती है। और देखिए, ये हम लोग तो चले शिक्षा से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं सर भी अच्छे पद पर हैं, लेकिन सर समस्या ये होती है कि गाँवों में जो है ना, इतनी जागरूकता नहीं है कि कोई वेबसाइट पहचानते ही नहीं है गांव में कई लोग। तो उनके वो गांव में लोग, आप जानते हैं कि बड़े भावुक संवेदनशील होते हैं। राम जी के वहाँ से, अरे अयोध्या से फोन आया, हाँ। तो आईडी पासवर्ड, तो ज़्यादातर ग्रामीण लेवल पर ये समस्याएं हैं। ये देखा हुआ है मैंने कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ठगी होती है। बैंक से पैसा के पैसा, किसानों का इनका पैसा पूरा है कि पूरा उड़ा देते हैं। वो एक चिंता की बात है। फिर बेचारे बैंक जाते हैं, करते हैं, परेशानियां तो होती है। वाकई में ये एक बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के लिए हो जाती है। लेकिन सर, आप क्योंकि सीबीएसई स्कूल में भी हैं, आप प्रोफेसर प्रिंसिपल भी हैं वहाँ पर, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ में कविता पाठ भी आप करते हैं। आपके बहुत जगह पर आपने काव्य सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभाग किया है। तो सर, किस तरह की कविताएं वहाँ पर आपसे लोग सुनना चाहते हैं? क्योंकि हास्य व्यंग तो मुझे लगता है आपका सबसे पसंदीदा, और मैं चाहूंगी कि उस पर कुछ सुनाएं आप। जी। लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। बिल्कुल सही बात है। ये तो है, शिक्षा और साहित्य दोनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हास्य व्यंग की रचना, देखिए, हास्य हम जीवन में, जो कवि तो जो देखता है वो लिखता है। हम लोग जो समाज में जो चीज़ें जी रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी को लिख रहे हैं। तो मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा हूँ। मैंने कहीं स्कूल्स में, गाँव में जो शिक्षा की व्यवस्था की जो है, वो उस पर एक हास्य व्यंग रचना आपको सुना देता हूँ। व्यंग क्या होता है आप वैसे तो जानते होंगे। व्यंग मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण से व्यंग समझाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी रचना शुरू करूँगा। कि हमारे खंडवा के पद्मश्री पंडित राम नारायण जी उपाध्याय बड़े कवि रहे हैं, पद्मश्री मिली है। उनकी एक व्यंग की, एक वन लाइनर कहें आप, एक दो लाइन में व्यंग हो जाता है। उन्होंने कहा था, चुनाव क्या है। उन्होंने एक चुनाव की बहुत अच्छी परिभाषा दी, व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद करता हूँ। उनका कहना है, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव की उन्होंने जो परिभाषा दी कि अधिक बुरों में से कम बुरे का चयन करना ही चुनाव है। तो ये व्यंग होता है जी, कि ऑप्शन आपको जो कम बुरा है उसको देखना है। तो मैं आपको सीधे सीधे रचना, हास्य व्यंग रचना, आप आनंद लीजिएगा। कि शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बताता हूँ, आपको गांव की एक स्कूल की यात्रा करवाता हूँ। शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बताता हूँ, गांव की एक स्कूल की आपको यात्रा करवाता हूँ। हमारे हेडमास्टर बड़े मस्त हैं, हमेशा मस्ती में जीते हैं। हमारे हेडमास्टर बड़े मस्त हैं, हमेशा मस्ती में जीते हैं। घर पे अंग्रेजी शराब, स्कूल में देसी पीते हैं। घर पे अंग्रेजी शराब, स्कूल में देसी पीते हैं। हमारी मैडम भी बहुत अच्छी है, हर महीने स्कूल आती है, और वो अंग्रेजी वाली रोज आती है, पर बेचारी को अंग्रेजी नहीं आती है।
अंग्रेजी वाली रोज आती है पर बेचारी को अंग्रेजी नहीं आती है। वर्षा जल संग्रहण के क्षेत्र में स्कूल नित नए रिकॉर्ड बनाता है। वर्षा जल संग्रहण के क्षेत्र में स्कूल नित नए रिकॉर्ड बनाता है। स्कूल का कमरा, ऑफिस, खेल का मैदान वर्षा जल संग्रहण के काम आता है। और स्कूल में प्रकाश की व्यवस्था भी बड़ी न्यारी है। स्कूल में प्रकाश की व्यवस्था भी बड़ी न्यारी है। ऊपर छत नहीं है, सूर्य से प्रकाश मिलना जारी है। ऊपर छत नहीं है, सूर्य से प्रकाश मिलना जारी है। और गांव के स्कूल में बच्चों का जानवरों के प्रति प्रेम नई मिसाल गढ़ता है। गांव के बच्चों का स्कूल में जानवरों के प्रति प्रेम नई मिसाल गढ़ता है, क्योंकि जहां बैठते हैं घूमते हैं गाय बकरी कुत्ते, वहीं गांव का बच्चा पढ़ता है। जहां घूमते हैं गाय बकरी कुत्ते, वहीं गांव का बच्चा पढ़ता है। स्कूलों की जो स्थितियां हैं, और भोजन योजनाओं का तो स्टाफ नियमित पालन करता है। जो दोपहर में भोजन करवाते हैं कि भोजन योजनाओं का तो स्टाफ नियमित पालन करता है, इसीलिए सब स्टाफ मिलजुल कर नियमित भोजन करता है। और कुछ भी हो, स्कूल टाइम टू टाइम लगता और चलता है। और कुछ भी हो, स्कूल टाइम टू टाइम लगता और चलता है, क्योंकि 12 की बस से स्टाफ आता है और 2 की से निकलता है। 12 की बस से स्टाफ आता है और 2 की से निकलता है। और परीक्षाओं में स्टाफ खूब मेहनत करवाता है। साल भर कुछ भी हो, परीक्षाओं में स्टाफ खूब मेहनत करवाता है। और बोर्ड परीक्षा के प्रश्न उत्तर बोर्ड पर से टिपवाता है। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न उत्तर बोर्ड पर से टिपवाता है। और अंतिम 4 पंक्तियां जो कविता का संदेश है, जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है कि अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ, सोए शासन प्रशासन जनता और भटके शिक्षकों को जगाओ। अरे ये नन्हे मुन्ने ही तो देश का भविष्य है, देश का भविष्य मत मिट्टी में मिलाओ, देश का भविष्य मत मिट्टी में मिलाओ। क्या बात है सर, आपने व्यंग के साथ में जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो आपने बताई। सर कितना एग्री करते हैं आप बिल्कुल, इस पर? बिल्कुल बहुत अच्छे से सर ने बहुत अच्छी रचना है सर की, और दोनों ही तरह से सर ने उसको कवर किया है, जैसे कि मैसेज भी दिया है अपना और व्यंग के साथ अपनी बात रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल मेरा फिर से सर आपसे, रमन सर, क्योंकि हम इन चीज़ों को भी देख रहे हैं कि आपने बताया कि आप पेज को जो है वो उसको आप ध्यान रखें, आपके पास अगर कॉल्स आते हैं तो आप उसको ध्यान रखें। लेकिन सर कई बार ये होता है कि आपके पास जो कॉल आता है आप नहीं जानते हैं, वो आपके रिलेटिव बनकर, आपके फ्रेंड्स बन के आपको कॉल करते हैं, या तो आपके फादर के लिए वो कहते हैं, या फिर वो आपको अपने दोस्त के नाते या अपने फ्रेंड का नाम लेकर अपना परिचय देते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस बोल देते हैं कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हमने एडमिट किया है, हमें नंबर मिला था और इतना हमने अमाउंट जो है हॉस्पिटल में दे दिया है, आप हमें पेमेंट कर दीजिए, ये गूगल आईडी है या ये गूगल का हम आपको पिन वो दे रहे हैं, स्कैनर दे रहे हैं, तो आप इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस समय इंसान पैनिक हो जाता है। मैंने देखा है कि अगर उसके परिवार पर कोई बात आती है या फिर इस तरह की चीज़ें होती, तो इंसान पैनिक होकर उस समय तुरंत जो है वो ट्रांजैक्शन कर देता है। तो इस तरह के कॉल्स को हम कैसे समझें? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये जो विडंबना है अभी हमारे समाज के साथ बहुत हो रही है कि इस तरह के बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, जहां हो ये रहा है कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्मिता जी, आपने मुझे फ़ोन किया और होता ये है कि मुझ पर एक सामाजिक दबाव रहता है, वो हमें ध्यान रखना है कि जैसे आपने मुझे फ़ोन किया और मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप फ्रॉडर हैं, तब होगा ये कि आप मुझसे कहेंगे कि पहचाना, तो मुझे पहले तो वो आवाज़ बहुत ध्यान से सुननी है, क्या वो मेरे किसी परिचित की है या नहीं है। तो होता ये है कि हम पर एक दबाव रहता है उस आवाज़ को पहचानने का, तो हम पहचान लेते हैं। अच्छा, तो सामने से ही एक जवाब आता है, अच्छा नहीं पहचाना, तब हम उस दबाव में आकर हम पहचान लेते हैं, अच्छा बताइए, अरे तो हम खुद से एक अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है। ये तो एक सामाजिक बात हो गई। मान लीजिए अगर हमारे साथ फ्रॉड हो भी जाता है, तो सबसे पहले हमें मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर बताया था 1930, आप बिना देरी करे उस पर फ़ोन करना है और आपकी बात सबसे पहले हमारे कर्मी से होगी, वो आपसे उन ट्रांजैक्शन की जानकारी लेंगे और उन ट्रांजैक्शन को आगे होल्ड कर देंगे, और वो एक ज़रूरी विषय हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप भोपाल के वासी हैं, देखिए हम भोपाल वासी हैं, चूँकि हम लोग भोपाल साइबर क्राइम से हैं, तो हम भोपाल वासियों के लिए हमने एक बहुत अच्छा हेल्पलाइन नंबर जारी करके रखा है। मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ, हमारे भोपाल के दर्शक इसके लिए नोट कर लें जो भोपाल से हैं,
9479990636। अगर आपके साथ इस तरह का कोई कॉल आता है या विश्वास करके पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए। हम 24 घंटे और 7 दिन मोबाइल पर उपलब्ध रहते हैं। अगर इस तरह के कॉल्स इस तरह के कॉल्स या फ्रॉड आपके साथ होता है तो हम आगे उसमें फर्दर ईमेल्स वगैरह करते हैं और आपकी कोशिश करते हैं कि आपकी राशि सुरक्षित करें। सर मैं चाहूंगी जो आपने अभी हेल्पलाइन नंबर बताया एक बार फिर से आप बताएं मैं ताकि जो बताता दर्शक है वो इस बात को नोट कर ले और हम वो नंबर जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकें ताकि लोग सेव कर सकें और इस बात को समझ सकें। तो सर प्लीज मैं चाहूंगी ये नंबर एक बार मैं आप फिर आपको बताएं। दोनों नंबर फिर से बताता हूं। अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं से हैं तो आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 इस पर कॉल कर सकते हैं, 1930। और इसके साथ साथ अगर आप भोपाल के वासी हैं, भोपाल में किसी के साथ फ्रॉड होता है तो आप हमारा नंबर नोट करें 9479990636। इस नंबर पे हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं आप, दिन रात 24 घंटे 7 दिन कभी भी फ़ोन करें। हमारे कर्मी से आपकी बात होगी और वो आगे आपके जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल आपसे व्हाट्सएप पर ही ले लेंगे और उस आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय पर आप हमें व्हाट्सएप पर जानकारी दीजिए और हम जो फर्दर उसमें ईमेल करने हैं, आगे ट्रांजैक्शन को रोकना है तो हम अपने स्तर पर उसको रोक देते हैं, बाद में आपसे शिकायत ले लेते हैं। मतलब एफआईआर आप बाद में दे सकते हैं जी, लेकिन आप कंप्लेन सबसे हमें बाद पहले में दे सकते प्राथमिकता यही रहेगी कि आपकी जो आपने जानकारी दी है उस पर तुरंत कार्रवाई यहाँ पर हमारे लिए की जाती सबसे ज़रूरी है आपका पैसा और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको पहले रोका जाए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले उसमें ज़रूरी ईमेल बैंकों को करें और आगे आपकी राशि को सुरक्षित करें। सर मेरा अगला सवाल भी इससे जुड़ा रहेगा लेकिन मैं प्रवीण जी के पास एक बार फिर जाऊंगी। प्रवीण जी क्योंकि आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल भी हैं और आपने इतने सारे व्यंग्यात्मक जो हैं कविताएं भी सुनाई हैं, कुछ और कविताएं और कुछ ऐसा वाकया आप हमें बताएं जो आपके लिए यादगार रहा हो। जीवन में बहुत सारे कवि सम्मेलनों में गया हूँ और लगातार यात्राएं रहती है। पिछले दिनों एक बड़ा मतलब मैं वैसे तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ लेकिन उस दिन हम सारे कवि एक वीर रस के कवि बन गए थे। हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी। अभी पिछले दिनों अहमदाबाद एक कवि सम्मेलन में गए थे। एक स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होना था जी। एक दिन पहले वहाँ पर वही किसी ने कॉल किया पुलिस डिपार्टमेंट में कि भाई इस स्टेडियम में बम रखा हुआ है और यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो सकते। तो सारी पुलिस पूरा दिन लगे रहे, सारे बम के को ढूंढने करने के लिए, धमाके उड़ाने की खबर थी, लगे रहे। पूरा आयोजन लगभग कैंसिल हो गया था। फिर पुलिस वालों ने चेक किया, कुछ ऐसा मिला नहीं। फिर भी उन्होंने कहा देखिए अब हमने जितना देख सकते थे देखिए, अब आप लोगों की मर्जी, अगर आप आयोजक रिस्क लेते हैं तो आप कीजिए आयोजन। अब चूंकि इनविटेशन कार्ड बढ़ चुके थे, सारे बाहर के भी उसमें गेस्ट थे सब, तो आयोजकों ने और कवियों ने बाकायदा पेपर में हेडलाइन बनी है कि तो हमने तय किया कि नहीं चलो कवि सम्मेलन तो करते हैं। तो वो एक यादगार अनुभव है कि हमने जान हथेली पर रखकर काव्य पाठ किया। मतलब इसको दो तरीके से ले सकते हैं कि या तो हमें कविताएं सुनाने का इतना शौक है या फिर दर्शकों के या श्रोताओं के प्रेम के आगे वशीभूत है कि हमें करना ही है। तो वो एक यादगार अनुभव हुआ बड़ा, और ईश्वर की दया से कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा रहा, आयोजन भी अच्छा रहा। सर वो कविता मुझे लगता है आपको याद तो जरूर होगी क्योंकि कविताएं तो बहुत सारी सुनाते रहते हैं। घटनाक्रम रहा क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ हमारे सैनिक जो हैं वो देश की रक्षा करते हैं, पुलिस फोर्स जो है वो करती है, लेकिन आप लोगों ने भी उस दिन अपनी जान हथेली पे रखकर कवि सम्मेलन किया और दर्शकों को सुनाया। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल वो एक अनुभव रहा है। वैसे आपने देश की बात की है, सैनिक की बात की है, तो मेरी एक प्रसिद्ध रचना है, मैं वो सुनाना चाहूँगा। देश की नारी क्या है, उनका त्याग क्या है, उस पर है वो कि एक छोटी सी भूमिका है उसकी कि एक गांव की लड़की एक सैनिक से प्रेम करती है और वो सीमा रेखा पर तैनात है 10 वर्षों से। वो उसको वहाँ जाके भूल जाता है, अपनी ड्यूटी देश सेवा में लगा रहता है। तो वो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गांव में भी त्याग किस स्तर का होता है, नारी शक्ति क्या है। तो वो एक चिट्ठी लिखती है सैनिक को। वो चिट्ठी में क्या लिखती है आप ध्यान दीजिएगा कि न तो आप तेरी कोई शिकायती लहजे में लिखती है कि न तो आप तेरी कोई न तो तेरी अब कोई चिट्ठियाँ आती है, ना ही मुझको अब हिचकियाँ आती है। शायद तेरा मिलने को नहीं करता है अब मन, इसीलिए तू अब करता नहीं है कोई जतन। हमारा मौन अब संवाद को तरस गया है, हमारा रिश्ता अब बात को तरस गया है। कई मिलन के मौसम आए तुम दूर तक न दिखे, कई मिलन के मौसम आए तुम दूर तक न दिखे। अरे एक अरसा हो गया
हथेली पर तुमको मेरा नाम लिखे। एक अरसा हो गया हथेली पर तुमको मेरा नाम लिखे, लेकिन मेरी ये कोई शिकायत नहीं, केवल मन की बातें हैं। लेकिन मेरी ये कोई शिकायत नहीं, केवल मन की बातें हैं। अरे विचलित न होना तुम सीमा रेखा पर, मेरे साथ तुम्हारी मीठी यादें हैं। और अंतिम दो प्राण पंक्तियाँ वो क्या कहती, क्या है भारत की नारी शक्ति कि लेकिन मेरे साथ तुम्हारी मीठी यादें हैं। और सुना है कि तुमने अब सरहद के वीरों की सोहबत कर ली है। सुना है कि अब तुमने सरहद के वीरों की सोहबत कर ली है। और क्या हुआ जो छोड़ा मेरा प्यार, मुझे गर्व है तुमने उस तिरंगे से मोहब्बत कर ली है। क्या बात तुमने उस तिरंगे से मोहब्बत कर ली है। वाकई जब तिरंगे की बात आती है तो सबका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारा गर्व है, हमारा गौरव है। और देखिए 26 जनवरी अभी निकला है और पूरे देश में उसकी धूम थी। सभी ने रिपब्लिक डे जो है यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ मनाया था। गणतंत्र दिवस की जो धूम थी वो देखते ही बनती थी। हर एक इंसान उस दिन मुझे लगता है कि तिरंगे में लिपटा हुआ सा दिखाई दे रहा था। उसके कॉस्ट्यूम हो, उसका चेहरा हो, उसने अपने चेहरे पे, अपने कॉस्ट्यूम पे वो 3 रंग जो हैं वो ज़रूर धारण किए थे, पहने ज़रूर थे, लगाए ज़रूर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल वापस से मैं पूछूंगी रमन सर से। रमन सर, क्योंकि आपने हमें बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपको पहले उस वॉइस को पहचानना है। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है कि जो हैकर्स है या जो फ्रॉडर्स है वो ऑडियो पर भी उन्होंने इतना अब डेवलप कर लिया है इस चीज़ को कि आप उस वॉइस को नहीं पहचान पाते हैं। वो आपके नाम से आपको बुलाते हैं, उन्हें आपका नाम पता होता है, आपके फादर का नाम पता होता है, और फिर वो कहते हैं कि हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपके फादर ने कहा था। उसका मैसेज भी वो भेजते हैं। उस मैसेज का हम कोशिश करेंगे कि वो स्क्रीनशॉट दिख जाए। उसमें बाकायदा जिस तरह से बैंक का क्रेडिट आता है, अगर आपके अकाउंट में डिटेल आती है, आपका नंबर, मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है, उस पर आपको मैसेज आता है क्रेडिट का कि आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हुआ है। ये चीज़ें भी होती हैं सर। इंसान उस बात पर भी भरोसा करके अगले इंसान को अगर उसने बोल दिया कि मैंने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, आप मुझे रिटर्न कर दीजिए फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से, और साथ में 1000 मतलब इकट्ठा आप पेमेंट नहीं कीजिए, आप उस पर 1000 या 500 रुपये कर करके उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप उस मैसेज को देखते हैं कि हाँ आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और उसके बाद आप भरोसा कर लेते हैं और आप अगले बंदे को फ़ोन पे या गूगल पे से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको तब समझ में आता है जब आपका अकाउंट खाली हो चुका होता है। तो ये केस भी मैंने सर बहुत देखा है कि ऑडियो कॉल जो है उसमें भी चेंजेस होता है, उस चीज़ का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं फ्रॉडर्स। इस चीज़ को हम कैसे समझें? क्योंकि सर आपके अकाउंट में अगर आपके फ़ोन पे क्रेडिट का मैसेज आता है तो फिर आप ये कैसे समझेंगे कि ये फ्रॉडर का है या बैंक का है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि जब भी इस तरह से हमें फ़ोन आता है तो मतलब अगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वॉइस की, तो किसी व्यक्ति विशेष की वॉइस को धारण नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे ये एहसास हो जाए। तो देखिए, ये तो हमारे श्रवण शक्ति के ऊपर है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वॉइस मेरे परिचित की है या लेकिन नहीं। अगर वो सर आपका नाम ले रहा है, हाँ। चलिए ठीक है, आपका हो सकता है कोई नोन हो, लेकिन अगर वो आपके फैमिली मेंबर्स में आपके पिताजी का नाम लेता है या आपकी माताजी का या आपके बड़े भाई हैं उनका नाम लेता है, तो आपको एक विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं, इनको ट्रांसफ़र करना था फंड, तो पापा ने नंबर दे दिया है तो आप मेरे अकाउंट में कर दीजिए। आप अलाउ कर देते हैं, वो कर देता है, उसके बाद में वो एक्स्ट्रा कर देता है, फिर वो कहता है कि बेटा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। इस फ्रॉड को कैसे समझें हम? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमें मैसेज आया है जी, वो मैसेज हमें किस नंबर से आया है। क्या हमें वो जो नंबर मैसेज आया है वो पहले से हमारे फ़ोन बुक में है, या वो हमें किसी बैंक से, या जो हमारा बैंक है या जो हमारा पेटीएम है, इस तरह का कोई ऐप है, वो उससे आया है। दूसरा, साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब किसी ने हमसे कहा है कि मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए हैं, तो हमें ये अपने अकाउंट में जाकर ये देख लेना है एक बार कि क्या मुझे पैसे आए हैं, या एक बार हमें टैली कर लेना है कि क्या मेरे पिताजी ने बोला है तो मैं एक बार पिताजी से बात कर लूँ। केवल हमें विश्वास में नहीं आना है। जहाँ तक आपने कहा कि फ्रॉड अगर हो गया है तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए जो कि मैं पूर्व में नंबर बता चुका हूँ, उसके साथ साथ आप चाहें तो हमारी एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। साथ साथ आप नज़दीकी थाने में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने बैंक को भी
एक उनके हेल्पलाइन नंबर पर जाके कॉल कर सकते हैं कि इस जो ट्रांजैक्शंस किए हैं इन ट्रांजैक्शंस को रोका जाए। तो ये भी संभावना है। अगर और चूंकि इस तरह का फ्रॉड बहुत बढ़ गया है कि हमें अपने जो परिचित के व्यक्तियों के नाम से फ़ोन आते हैं, तो उसमें हम गलतियां कहाँ करते हैं मैं बताता हूं आपको। चूंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम अपनी सारी चीज़ें रिवील करते हैं, बाहर लाते हैं। हम अपने फेसबुक पे अपनी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि कौन मेरा भाई है, पिताजी हैं, माताजी हैं। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हम उनको सिक्योर करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो वो बहुत लाभकारी होंगे हमारे लिए। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने जो सोशल मीडिया के जो पासवर्ड्स रखते हैं वो बहुत वीक रखते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने अपनी कोई फेसबुक की प्रोफाइल बनाई है, तो मेरा जो पासवर्ड होगा संभवतः 1 2 3 4 5 या जय माता दी या मेरी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो पासवर्ड्स रहते हैं वो हमें बड़े स्ट्रॉन्ग रखने हैं। सर आपको रोकूंगी और यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, जावेद जी। जावेद जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं? पहले तो सर को नमस्कार, मैडम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, और नमस्कार एमडी की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर से कि अभी मेरी भांजी है, उसके साथ एक फ्रॉड हुआ। एक्चुअली बैंक से फोन आया, बैंक के मैनेजर ने बात की, उन्होंने एक नंबर दिया, और नंबर देने के बाद जब उस नंबर पे कॉल किया और वो कॉल जैसे डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट होने के इमीडिएटली उसमें ये हुआ कि उसके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकल गए 50-50 करके। ये अभी 10 दिन पहले की बात है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है। इमीडिएट बैंक कांटेक्ट किया तो बैंक में उन्होंने कोई रिस्पांस दिया नहीं। तो उसके बाद कंप्लेंट की, साइबर सिक्योरिटी में भी कंप्लेंट की, साइबर के ऑफिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं लाया। जो हुआ वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बैंक में या साइबर सिक्योरिटी का जो ऑफिस है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो भी अमाउंट वहां से डिडक्ट होता है तो उसको कुछ घंटे के लिए होल्ड पे नहीं डाल सकते? अगर वो होल्ड पे डलता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं किसी से भी कि भाई आप जो है अभी क्लियर कर लें, फोन करके बात कर लें कि आपका इतना अमाउंट अभी क्लियर हो तो करना है कि या नहीं करना है। तो उसके बारे में आप बताइए ना कि क्या ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कुछ फ्रॉड होता है किसी के साथ या कोई किसी का अमाउंट निकल जाता है तो वो बैंक वाले होल्ड पे डाल दें, या कोई ऐसा कानून है क्या? जी जावेद जी, बहुत अच्छा सवाल है और चूंकि आप भोपाल से हैं तो मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने शिकायत की है, तो संभवतः आपकी चूंकि एक चिन्हित विषय है तो उसमें एक्चुअली साइबर क्राइम में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर आगे की फर्दर कार्रवाई होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा सर जावेद जी ने बताया कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि उस पैसे के ट्रांजैक्शन को रोका जाए। देखिए स्मिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बात है ये हमारे विषय में नहीं आती है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। लोग चाहते हैं कि हम उस पैसे को होल्ड कर दें। देखिए, हमको सर्वप्रथम जो मैसेज या मेल करना होता है वो किसी बैंक को करना होता है, वो जो फरियादी है उसके बैंक को मेल करना होता है। तो जो फाइनली बात आती है वो बैंक पर आती है कि कई बार जो व्यक्ति फरियादी है वो बैंक में सीधे जाके भी संपर्क करते हैं, जैसा कि जावेद जी के विषय में है कि उनके साथ उनका जो संपर्क था वो सीधा मैनेजर से था। तो मैनेजर जी अगर चाहते तो वो खुद भी पैसा होल्ड कर सकते थे, तो रोक सकते थे। दूसरा, हमारे पास ये विषय आता है कि हम पैसा रोकें, हम सिर्फ ईमेल कर सकते हैं। हम चूंकि सैटरडे संडे की छुट्टी भी रहती है कई बार, तो बैंक उसमें कितना रिस्पांस कर रहा है। हमारा काम जो मूल काम है वो हम सबसे पहले मेल करते हैं, और हमने मेल किया होता है उसके बाद पैसा कई बार नहीं रोक पाते हैं बैंक। वो कब ध्यान देते हैं या उनके जो नोडल हैं वो कब उसको रीड कर रहे हैं, वो एक विषय बन जाता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था, उसके लिए हमने एक केंद्र सरकार का एक ICGS पोर्टल है, उस पर हम भी अगर व्यक्ति हमारे पास स्वयं चलकर आता है या फ्रॉड तुरंत में होता है, वो हमें हमारे भोपाल के नंबर में फ़ोन करते हैं, तो हम ICGS प्रक्रिया के तहत उसको रजिस्टर्ड करते हैं, तो संभवतः वो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा रोक लिया जाता है, उस एजेंसी के द्वारा रोक लिया जाता है। सर, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं सर, अपना सवाल पूछें। मुझे लगता है साइबर क्राइम एक महज खाना पूर्ति है। कारण क्या है कि 8 दिसंबर को मेरे साले साहब सुधीर श्रीवास्तव के 45,000 रुपए बैंक अकाउंट से चले जाते हैं। 10 मिनट के अंदर हम क्राइम ब्रांच
साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं, अगले दिन हम बैंक में मेल करते हैं, लगभग 1.5-2 महीने होने वाले हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। जी मैं आपको बता दूं कि स्मिता जी देखिए, होता ये है कि लोग हमारे पास बड़े विश्वास से आते हैं, लेकिन फ्रॉडर इतने मतलब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, वो किसी एक अकाउंट में उस पैसे को रोकते नहीं हैं। वो किसी एक अकाउंट में नहीं रोकते हैं, उससे होता ये है कि वो उस पैसे का बहुत कई बार अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए आपका पैसा मेरे अकाउंट में आया और मैंने उसको आगे कहीं बढ़ा दिया है, तो आपका बैंक सिर्फ इस एक अकाउंट को होल्ड कर सकता है, इसमें पैसा रोक सकता है। आगे के बैंकों में पैसा रोकने के लिए ऐसा मैकेनिज्म नहीं है सरकार का। तो ये थोड़ा एक विषय है कि हमें आवश्यक है कि जितनी जल्दी, अब आपने बताया 10 मिनट, अब देखिए चूंकि अब साइबर का समय है और इस समय इंटरनेट बैंकिंग इतनी फास्ट है कि हम करीब 1 मिनट में एक ट्रांजेक्शन एक मिनट में पैसे के कम से कम 3 से 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चूंकि 10 मिनट या 15 मिनट किसी भी साइबर फ्रॉडर के लिए बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो देखिए, हमने जो कि भोपाल वासियों के लिए हमने इसीलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो आपके आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जो ट्रांजेक्शन की डिटेल हैं वो हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे, और हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब चूंकि आपने कहा कि खाना पूर्ति है, देखिए ऐसा नहीं है सर। चूँकि साइबर की जो शिकायतें हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास आती हैं, और उनमें चूँकि देखिए साइबर फ्रॉडर चूँकि किसी एक ज़िले एक राज्य में सीमित नहीं है, उनका दायरा बड़ा है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन भी उस स्तर पर करने होते हैं। उसके साथ साथ फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ फिर हमें टीमें भेजनी होती हैं, तो एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। फिर राज्य के बाहर हमें जाना होता है, तो एक पूरा मतलब एक मैकेनिज्म है हमारा, वो उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। समय लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक शिकायत को अहमियत दी जाए और सभी में कार्रवाइयाँ की जाएं। लेकिन सर, इन तमाम चीज़ों में हमने देखा है कि लोगों को, आपने कहा कि एक जिस अकाउंट में हमने ट्रांजैक्शन किया वो तो सेकेंडरी हो गया, आपका आपने किया है, आपका फर्स्ट बैंक हो गया है, और जिसके अकाउंट में आपने किया वो सेकंड हो गया। वो तुरंत निकाल के थर्ड अकाउंट में अगर ट्रांसफर करता है, तब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर ये गारंटी खत्म हो जाती है कि आपका फंड वापस आएगा। क्योंकि सर ऐसा हुआ है, ये मैंने खुद भी देखा, ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि अगर थर्ड अकाउंट में ये पैसा जाता है, तब इस पैसे को रिकवर नहीं किया जा सकता है, या इसमें रिकवरिंग की चांसेस कुछ परसेंट होते हैं? देखिए, अभी पिछले एक वर्ष के भीतर हमने बहुत सारी राशियां होल्ड करी हैं और संभवतः वापस भी कराई हैं, बहुत बड़े बृहद स्तर पे। क्योंकि साइबर फ्रॉडर, अब मैंने आपको बताया कि साइबर फ्रॉडर लगातार इस तरह से समझदार होते जा रहे हैं। वो अपने साथ बहुत सारे ATM, बहुत सारे अकाउंट रखते हैं, तो वो उस पैसे को विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट वो उसको ट्रांसफ़र कर ही लेते हैं, और जल्दी से जल्दी उसको वो ATM के माध्यम से विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो चूँकि अब मैंने आपको बताया कि पुलिस एक एजेंसी है जो ईमेल करती है, हमारे ईमेल पर संबंधित बैंकों ने क्या रिस्पांस लिए हैं वो एक अलग विषय है। तो हम जो मेल करते हैं, उन मेल पर कितनी जल्दी एक्शन लिया गया है वो बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि जनता या फरियादी है वो सिर्फ पुलिस को जानता है, हाँ। और हमारे पास शिकायत, उनको साथ साथ ये करना चाहिए कि हमारे साथ साथ अपनी बैंक को भी कंप्लेन करें। क्योंकि देखिए, बैंक आपका पैसा सुरक्षित रखने के लिए एक प्रतिबद्ध है, तो आप हमारे साथ साथ बैंकों को भी ये व्यवस्था करनी होगी कि जब किसी फरियादी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो अपने स्तर पर भी पैसा रोके, और अगर आगे कहीं ट्रांसफ़र हुआ है तो उन संबंधित बैंकों को भी वो अपने स्तर पर भी मेल करें और उसकी जानकारी प्रोवाइड कराए। तो संबंधित अगर सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छा वो तैयार होगा, एक ब्रिज तैयार होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ सर ने बताई है। सवाल भी एक क्योंकि समय कम है वो पूछूंगी ज़रूर मैं उनसे, लेकिन उससे पहले प्रवीण जी के पास जाऊंगी। प्रवीण जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ऐसा है कि जो सर ने सवाल पूछा था हमारे कॉलर ने कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, लोगों के पास नहीं आ पाता है, तो आपको भी क्या इस बात पर लगता है? तो नहीं कह सकते। देखिए, एक पूरी प्रक्रिया होती है ना, समय जरूर लगता है। अपने इनके जो डिपार्टमेंट की जो सिस्टम होता है, बैंक से कांटेक्ट करना है, और बैंक से कांटेक्ट करना है, कंप्लेन करनी है, वो पूरी प्रोसेस, तो उसमें समय तो निश्चित रूप से लगता ही है। तो ये तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तो मेरा एक सुझाव है कि हम खुद जागरूक रहें, बहकावे में ना आए। जब तक आप संबंधित व्यक्ति से कंफर्म ना करें, हाँ। कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन करे ही नहीं। क्योंकि देखिए, 145 करोड़ का देश है, और
आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, हम अपने हिस्से की निभाएं, ये अपने हिस्से की निभाएं, तो मुझे लगता है कि एक संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। किसी एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट इसमें जब कुछ नहीं कर सकता ना, जब तक हम खुद जागरूक नहीं बनेंगे। यही यही मुझे लगता है आपकी खासियत है और यही आपकी महारत है सर, इसीलिए आपको हास्य कवि के तौर पर जाना जाता है। देखिए इतने गंभीर मुद्दे पर, इतने गंभीर विषय पर जब चर्चा हो रही है उसमें भी आपने हंसी चेहरों पर ला दी है, तो मैं चाहूंगी कविता जरूर आप सुनाएं। देखिए, मैं एक जिम्मेदार प्राचार्य हूँ, शिक्षा से जुड़ा हूँ और साहित्य तो मैं तो हुई हूँ। जी तो आजकल में अभी परीक्षा बोर्ड आने वाली है ना, देश भर में परीक्षाओं पे चर्चा बच्चे हो बहुत रही पैनिक है। होते हैं बोर्ड बिल्कुल, एग्जाम्स तो को मैं उस लेके। पर जरूर कुछ बात कहना चाहूँगा। मेरा विशेष रूप से पालकों से अनुरोध है, बच्चों पर इतना होता क्या है स्मिता जी आज की स्थिति में कि जो पेरेंट्स नहीं कर पाए ना, वो चाहता है कि मेरा बच्चा करे। तो वो सारे सपने, सारे सब कुछ, मतलब वो ये चाहता है। आप सोचिए कि जब एक टीचर सारे विषय नहीं पढ़ा सकता, तो आप एक बच्चे से ये अपेक्षा करें कि मैथ्स में भी टॉप करे, साइंस में भी टॉप करे, हिंदी में भी करे, ये कैसे पॉसिबल है? तो इतना सपनों का बोझ उन पे न ढोए। और बच्चे आजकल जो मोबाइलों में लगे रहते हैं, वो एक बड़ी, मैं पहले भी मैंने कहा कि भाई उसको हम सिर्फ एक टूल के रूप में यूज़ करें, उपकरण के रूप में, क्योंकि और बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दे। मैंने कहीं कहा है, मेरी पंक्तियां हैं कि आप बच्चों को देखो तो सही, उनको समझो तो सही, कि जरा देखो अपने बच्चों की आंखों में, जरा देखो अपने बच्चों की आंखों में, स्वप्न साकार को आमंत्रण देती खुली हुई पाँखों में। अरे देखना सम्मुख उनके संपूर्ण तिमिरों के क्षय होंगे, अंधेरा मिटेगा। देखना संपूर्ण उनके सम्मुख उनके तिमिरों के क्षय होंगे, और देखना आज नहीं तो कल वो निश्चित विजय होंगे। तो एक बच्चों पर विश्वास कीजिए, ध्यान जरूर रखिए। आजकल बहुत सारे बच्चे गलत संगत में भी पढ़ते हैं मोबाइलों के कारण, एक अलग ही विषय है। लेकिन बच्चों से जुड़े रहें, उनकी बात सुने, उनको समझें, विश्वास करें। तो मुझे लगता है कि और कोई भी एक अंक सूची जीवन से बड़ी नहीं है। वाकई अभी मैं परसों पेपर पढ़ रहा था, तो कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड किया कि आई एम सॉरी, मैं ये जेई क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम छठी से फैक्ट्री बना के रखी है हमने क्या कोचिंग संस्थानों ने, कि आपने बच्चों को छठी से वहाँ डाल दिया 12वीं तक, और लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से आप देखेंगे रेशो क्या है, 10-20 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो एक बड़ा 5-10% बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और 90% 80% बच्चे नहीं होते हैं। तो वो क्या बच्चे नहीं है क्या, या उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? हम एक परीक्षा प्रणाली से उसको कैसे जज कर सकते हैं? तो ये इस पर पालकों से मैं विशेष रूप से, मेरी एक छोटी सी कविता भी है, चलते चलते मैं सुना देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम नर्सरी से तो फूल लाकर अपने घरों में लाते हैं, और अपने जो घर के नन्हे मुन्ने फूल हैं उन्हें नर्सरी क्लास में छोड़कर आते हैं। तब पंक्तियाँ कहता हूँ कि नर्सरी के एक सुंदर बच्चे से टीचर ने पूछा कि बेटा तुम कितना स्वादिष्ट खाना लाते हो, तुम कितने सुंदर तैयार होकर आते हो, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी, तुम्हारी माँ कितना ख्याल रखती होगी, बेटा तुम्हारी माँ का नाम क्या है, बताओ तुम्हारी माँ का नाम क्या है। वो तुतलाती जुबान में बच्चा कहता है कि मैडम मुझे मेरी माँ का नाम तो नहीं पता है, मुझे मेरी माँ का नाम तो नहीं पता है, पर जब मेरे घर परिवार वाले उन्हें डांटते हैं, उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं, तो सब उन्हें कांताबाई कांताबाई कह के पुकारते हैं। तो ये समाज का एक दृश्य है कि हम माएँ जो है बच्चों को समय नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से प्रगति होना चाहिए, पुरुष महिलाएं मिलकर के परिवार का विकास करें, देश का विकास करें, लेकिन जो अपने जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी निभाएं। और मुझे लगता है कि जितनी भी मातृशक्ति अगर ये चैनल या ये देख रही होंगी, तो निश्चित रूप से बैलेंस, सबसे बढ़िया बैलेंस करना तो महिलाओं को ही आता है कि हमारे ही पैसे लेकर के हम ही को वापस देना। तो ये कला तो है ही है। जी बिल्कुल सर। आप क्योंकि अब समय कम है, सवाल तो बहुत सारे थे और विषय भी ऐसा था कि जिसमें बहुत सारी, और कविता का भी हम पूरा लुत्फ नहीं उठा पाए क्योंकि समय बहुत कम था। लेकिन सर रमन सर ने तो अपना संदेश दे दिया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं अभी चूँकि परीक्षाओं का समय है, तो मैं जो अभी स्टूडेंट हैं, खासकर जो
10th 8th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कहना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी समय पहले कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स बनाकर पेपर आउट करने का बोलकर और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और इसमें हमने FIR भी की है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे इस तरह के जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं तो कृपया उनमें विश्वास न करें या उनमें अपना पेमेंट, कई बार वो अपना पेमेंट भी कर देते हैं, तो ऐसा पेमेंट करके और इस फिराक में ना रहें कि उन्हें पेपर आउट हो जाएगा और मिल जाएगा, क्योंकि इस पर हमारी बहुत पैनी नज़र है और हमने पूर्व में भी इस तरह के अपराधों को पंजीबद्ध किया है। और चूंकि वो कोई पेपर आउट नहीं करते हैं और किसी भी मॉडल पेपर को डाल के और लोगों से पैसा वसूल करते हैं, तो चूंकि परीक्षा का समय है तो बच्चे प्रयास करें कि इस तरह के किसी टेलीग्राम ग्रुप या इस तरह की अफवाहों में न पड़ें और उससे बचें। जी प्रवीण जी, आप आए, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रमन सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो मैंने आपको कहा था कि आज का विषय हमारे लिए बेहद खास होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज का जो विषय है और जो जानकारी है वो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।